हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया 1991। ये हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, कब आई थी? 1991 में। क्यों आई थी? कुछ तो क्राइसिस थी, या हमारी इकोनॉमिक की जो कंडीशन थी, या इकोनॉमिक की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत लो हो चुकी थी। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए और एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म किया। ठीक है, इसमें हम लोग ने 3 पिलर देखे थे, जिसका फर्स्ट था लिबरलाइजेशन, सेकेंड था प्राइवेटाइजेशन, थर्ड था ग्लोबलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन मतलब क्या? फ्रीडम। ओके, मतलब क्या? हमारी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वाले लोग थे, जिनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थी उनको हटाने का काम किया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन। जो हमारी रेस्ट्रिक्शंस थी, हमारी जो बाउंड्रीज थी, उसको कट ऑफ किया। ओके, नेक्स्ट जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? क्या थी? 2 फॉर्म्स थी, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब पब्लिक क्या है? जब हमारी गवर्नमेंट देखने लग गई कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हैं, या वो अच्छी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। इसके वजह से क्या, हमारी जो पब्लिक कंपनीज जो थी वो क्या हो रही थी? डाउन होते जा रही थी, जिसके वजह से हमारा इकोनॉमिक कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। फिर प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया? प्राइवेट कंपनी ने उन पब्लिक कंपनी को अपने साथ में ले आके और उनके साथ में वर्क करना स्टार्ट किया। ठीक है, ये हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन नॉर्मली देखा जाए तो हम सिंपल वर्ड में इतना कह सकते हैं कि जब हमारे इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी और हमारी पब्लिक सेक्टर जो थी वो एकदम डाउन फ्लो जा रही थी, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल नहीं हो पा रही थी, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने उनकी मदद की, जिसके वजह से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में आके काम करने लग गए और हमारे देश को या हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने लग गए। ओके, इतना क्लियर है? प्राइवेटाइजेशन मतलब समझा। अब नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? कि हमारी गवर्नमेंट ने जो रेस्ट्रिक्शन थी, लिबरलाइजेशन आया वो हट गया, जो भी ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शन थी उनको हटा दिया गया। फिर जो ग्लोबलाइजेशन आया उसने क्या बोला? अब ऐसा तो नहीं चलेगा कि मैं अपने स्टेट का माल सिर्फ अपने में कंट्रीज में बेचूं या अपने स्टेट में बेचूं। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे हर कंट्री से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मुझे हर कंट्री से क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, ताकि मैं मेरी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकूं और ग्लोबल लेवल पे, मतलब क्या, नेशनल लेवल पे जाके लोगों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकूं, ताकि हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलप हो। अगर वो ज्यादा कॉन्टेक्ट्स रखेगा तो क्या होगा? उसकी ज्यादा क्या होगी? सेलिंग होगी, उसकी ज्यादा जो प्रोडक्शन रहेगा वो ज्यादा बिकेगा। तो मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये हमारे 3 पिलर थे, जिसमें से हमने लिबरलाइजेशन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या? जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या? एकदम मजबूत पार्टी। ओके, पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? सबके अपने अपने ओन थॉट्स, अपने अपने ओन डिसीजन, अपने अपने ओन रूल्स। ठीक है, क्योंकि लिबरलाइजेशन तो हट गया था, हर इंसान को बोल दिया गया था कि भाई तू अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चला सकता है। इसके वजह से क्या होने लग गया? जो लोगों की जो प्रोडक्शन थी या लोगों का जो फाइनेंशियल पोजीशन था वो डाउन होने लग गया था, क्योंकि सब अपने अपने दिमाग से काम कर रहे थे। 10 लोग थे, 10 लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे। पर प्राइवेटाइजेशन में क्या था? एकता थी। ठीक है, तो ये क्या, ज्यादा अच्छे से काम कर पा रही थी। फिर क्या हुआ? ये जो प्राइवेट सेक्टर थी, इसने क्या बोला कि ये कंपनीज इतनी अच्छी है और इतने डाउन में क्यों जा रही है, क्यों ना मैं इसके पास जाऊं और इसके साथ में काम करूं, ताकि क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक क्या होगी? डेवलप होगी। ओके, दैट्स क्लियर? प्राइवेटाइजेशन। ओके, देखते हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर। क्या बोला गया है? ओनरशिप क्या ट्रांसफर किया गया है? ओनरशिप किसके साथ?
किसके साथ किया गया है? पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर के बीच में। किसके? पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के बीच में क्या किया गया है? ओनरशिप दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन रेफर टू इन्वॉल्वमेंट। किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के इन्वॉल्वमेंट हुआ है। देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट किस किस का इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेटाइजेशन में? हमारे पब्लिक सेक्टर का और साथ ही साथ किसका? प्राइवेट सेक्टर का। किसके लिए है ये दोनों का जो मिलन है, यू कह सकते हैं, दोनों जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं। क्यों? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। हमारी इकोनॉमिक की जो एक्टिविटी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इसके वजह से क्या हुई है? ये क्या हुई है? एक दूसरे से कांटेक्ट में आई है। ओके, नेक्स्ट, इसके कुछ मेजरमेंट थे जो कि हमें देखना है और पढ़ना भी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों पिलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में भी आ सकते हैं। ओके, ये कुछ मेजरमेंट जो हम देखते हैं। मेजरमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या? जो लोग थे, ठीक है, जो लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे, ठीक है, वो अपने एरियाज में बस इन्वेस्ट करते थे, पर लिबरलाइजेशन हट गया, बाहर के देशों में इन्वेस्ट करने लग गए, तो क्या हो गया? लोगों की जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, डी रिजर्वेशन पॉलिसीज। मतलब क्या? जो डी रिजर्वेशन पॉलिसीज था वो नई नई पॉलिसीज के साथ में हमारे कंट्रीज में आई, जिसके वजह से हमारी जो प्राइवेटाइजेशन थी वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाई थी। नेक्स्ट, स्टैब्लिश इन ब्रेफ। इसकी स्टैब्लिश की गई ब्रेफ की, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब क्या? जो भी इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसको हटाते हुए जो प्राइवेटाइजेशन था वो बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही थी। इसके लिए इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस को हटाने के लिए, उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, उसके ऊपर नई नई पॉलिसीज लाने के लिए क्या किसको लाया गया? इसकी स्टैब्लिश की गई। किसकी? ब्रेफ की। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। ओके, नेशनल रेवेल बोर्ड मतलब क्या? हमारी जो नेशनल रेवेल थी, जो बोर्ड था, मतलब हमारी जो कंट्रीज थी, जो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के पास जाके जो काम कर रही थी, भाई वो भी तो कुछ सोचती होगी। उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अगर मेरे पास अब दो पिलर हो गए, पब्लिक प्राइवेट दोनों मिल गए, दोनों को दिमाग लगाया, एकदम बेहतरीन तरीके से दिमाग लगा के और नई नई पॉलिसीज का रिवैल्यूएट करेंगे। ओके, आगे नवरत्न स्टेटस। फिफ्थ क्या है? नवरत्न स्टेटस। अब नवरत्न क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके पास 9 ऐसी कंपनीज थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखते हैं, जब 1997 और 1991 में, कब? 1991 से पहले, 1997 से 1998 तक 9 ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी जो क्या की गई थी? सिलेक्ट की गई थी। किसके लिए? नवरत्न ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये जो 9 ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके क्या किए? बहुत बेहतरीन तरीके से काम किए और इतना अच्छे से काम किया कि हमारी गवर्नमेंट ने इनको इनाम देने के बारे में भी सोचा, इसकी फाइनेंशियल हेल्प करने के बारे में भी सोचा। पर इसीलिए इनका जो 9 ये पूरे जो कंपनीज है, इनका नाम क्या रखा गया? नवरत्न स्टेटस कंपनीज। ओके, देखते हैं क्या क्या है। आईओसी। अब आईओसी मतलब क्या? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, आप लोगों को ये फुल फॉर्म में शायद फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो आप लोग ये पूरा एकदम अच्छे से बाय हार्ट करके ही जाना। वैसे भी ज्यादा बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आईओसी खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? सेकंड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। किसका?
ऑयल एंड नेचुरल गैस ऑफ कॉरपोरेशन। उसके बाद क्या, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। मेरे साथ साथ आप लोग भी रिकॉल करो, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। IPCL, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन, इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन। उसके बाद क्या है, USNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद क्या है, BHEL, बेल भारत नेवी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या है, SAIL, मतलब क्या, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या है, NPC, मतलब क्या, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये ऐसी 9 कंपनीज थी जो 1997 से 1998 तक बहुत बेहतरीन तरीके से काम की, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छे से काम किया और हमारी गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा हेल्प की। और ये 9 कंपनीज जो थी वो एकदम बोले तो टॉप लेवल पे काम की, तभी इनको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी किया गया था। ओके, क्लियर। उसके बाद क्या, मिनी रतन कंपनीज। अब 2 कंपनीज आया गया, ठीक है, एक मिनी रतन और एक महारतन। मिनी मतलब क्या, छोटा, और महारतन मतलब क्या, बड़ा बड़ा, ठीक है। अब मिनी रतन में क्या किया गया, इसमें बोला गया कि जो आपकी मिनी रतन में 2 पार्ट्स है। पहले पार्ट में बोला गया कि अगर आप 30 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करते हो, अगर आप 30 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट करते हो तो क्या होगा, आप लोगों को और अच्छी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या था, अगर आप कंटिन्यूसली 3 साल तक, अगर आप कंटिन्यूसली 3 साल तक प्रॉफिट कमा रहे हो जिससे हमको इकोनॉमिकली हेल्प मिल रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पार्ट 2, मिनी रतन का ही पार्ट 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या, महारतन कंपनीज, इसने बहुत सारे इनोवेशंस लाए, न्यू पॉलिसीज लाई जिससे हमारी जो इकोनॉमिक थी वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुई। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज फटाफट से जाके लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव।